इस गाड़ी के अंदर स्पेयर रिम भी आपको दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि यार इसको इन्होंने मैनेज कैसे किया है। हालांकि हाइब्रिड गाड़ियों में तो डिग्गी में बैटरी होती है, स्पेयर रिम की तो जगह ही नहीं होती। यहाँ आपके पास क्रूज की ऑप्शंस मौजूद हैं। एडॉप्टिव क्रूज है जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग भी है, ऑटो ब्रेकिंग भी है। तो आपके पास कितने मोड्स हैं ये हम चेक करते हैं। इको है, स्पोर्ट है, नॉर्मल है। ठीक है, 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में करोला को एक बोरिंग कार समझा जाता था, लेकिन अब जो करोला की बिल्कुल लेटेस्ट वाली जनरेशन आई है उसे देखकर फाइनली जितने भी इंटरनेशनल कार रिव्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि अब एटलीस्ट टोयोटा करोला बोरिंग नहीं है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी अब न सिर्फ लुक्स के मामले में कूल हो चुकी है, बल्कि इस गाड़ी को बनाने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी टोयोटा ने यूज की है उसको सुनने के बाद आपको इस गाड़ी से सही मोहब्बत हो जाएगी। और वो होता है ना कि जापानी गाड़ी चलाने का असल चस्का वो आपको इस गाड़ी में आएगा। वजह ये है, सबसे पहले तो ये टोयोटा के ब्रांड न्यू टैंगा प्लेटफॉर्म या TNGA प्लेटफॉर्म पर डिजाइन हुई है, यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस गाड़ी को डिजाइन किया हुआ है। ये प्लेटफॉर्म दूसरी करोला की जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे डिफरेंट कैसा है? सबसे पहली बात ये, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिजाइन हुई गाड़ी जो है इसको, इसके कंपोनेंट्स को, इसके जो हैवी वेटी कंपोनेंट्स हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा लो होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने की वजह से इस गाड़ी की जो रोड के ऊपर फील है वो पुरानी जनरेशन की जितनी भी करोलाज हैं उन सब से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि ये गाड़ी सिर्फ लुक्स में डिफरेंट नहीं है, ये गाड़ी चलाने में भी डिफरेंट है। फिर इस प्लेटफॉर्म की एक और बात ये भी है कि इस पर जो सस्पेंशन की ज्योमेट्री है वो पिछली वाली गाड़ी से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो यहां तक कहना है कि इस गाड़ी की, हालांकि ये है छोटी कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ी, लेकिन इसकी जो प्रीमियम क्वालिटी की राइड है वो काफी हद तक मिड साइज सेडान्स जितनी है, प्रीमियम सेडान्स जितनी क्वालिटी अब आपको ये ऑफर करती है। और तीसरी बात, ये जो प्लेटफॉर्म है ये पहले से ज्यादा इसकी चैसी स्टिफ है, जिसकी वजह से रोड के ऊपर, हाई स्पीड के ऊपर, खासतौर पर कॉर्नरिंग के दौरान गाड़ी आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। और लास्ट, इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत कम बॉडी रोल देखने को मिलता है। ये तो इस गाड़ी का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये गाड़ी बेसिकली डिजाइन कैसे हुई और इसको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन किया गया। फिर दूसरी बात ये कि टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर जो हाइब्रिड सिस्टम यूज किया है वो टोयोटा का अपना मैन्युफैक्चर किया हुआ हाइब्रिड सिस्टम है जो कि 5th जनरेशन का है। इसकी वजह से ये दुनिया की उन चंद गाड़ियों में से एक है जो प्लग इन हाइब्रिड न होकर भी 20 से 22 की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड कर रही है। ये फैक्ट इस गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा कूल है। और फिर ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ करोला की नेम प्लेट जुड़ी हुई है और अभी तक पूरी दुनिया में करोलाज तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी हैं। तो आप खुद सोचें कि करोला के ऊपर लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। अब एक और मजे की बात कि इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो भी प्रियस से ही ड्राइव किया हुआ यहां पर आया है, लेकिन इसको और ज्यादा रिफाइन किया गया और ज्यादा बेहतर बनाया गया, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको अभी 22 की एवरेज तो आराम से प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, कई स्टडीज में ये देखा गया है कि ये गाड़ी एक फ्यूल टैंक में 1000 से लेकर 1100 किलोमीटर तक भी चली है। ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है और अगर हम उस फ्यूल एवरेज को माने तो तब ये गाड़ी 27 की भी एवरेज दे रही है आराम से। अब आप सोचें कि एक ऐसी गाड़ी जो प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, सिंपल हाइब्रिड सिस्टम यूज करती है और 27 की एवरेज आपको प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, गाड़ी की जो कॉर्नरिंग है वो किसी प्रीमियम गाड़ी वाली आपको मिलती है, तो और क्या चाहिए। अब एक और मजे का फैक्ट आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊं कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि टोयोटा में जो ECVT ट्रांसमिशन यूज होती है वो बेसिकली वही पुरानी वाली बेल्ट वाली ट्रांसमिशन होती है जो आम गाड़ियों में यूज होती है। तो ऐसा नहीं है। इसकी जो ECVT ट्रांसमिशन है ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट ट्रांसमिशन है। इसके अंदर एक प्लैनेटरी गियर सिस्टम यूज किया जाता है जिसको इलेक्ट्रिक मोटर से कंट्रोल करके गियर्स की रेशो को कंट्रोल किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ये वाली ट्रांसमिशन आम CVT ट्रांसमिशन की निस्बत बहुत ज्यादा रिलायबल होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि करोला को ज्यादा पसंद लोग इसी वजह से करते हैं कि करोला जो है वो पूरी दुनिया में अपनी रिलायबिलिटी की वजह से पहचानी जाती है। वैसे मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की गाड़ियों की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और अगर इस गाड़ी के बारे में मैं डिटेल से बात करूं तो ये 2019 मॉडल है। टोयोटा करोला 1.8 हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। इस गाड़ी की स्पेसिफिक गाड़ी की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये आपको पुश स्टार्ट ऑफर करती है, रेडार ऑफर करती है, लेन असिस्ट, क्रूज कंट्रोल जो कि एडॉप्टिव होता है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफर करती है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग
प्लस पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, लाइट्स इसकी ऑटोमेटिक होती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट आपको ऑफर करती है और ये गाड़ी चली हुई है 70,000 किलोमीटर्स के आसपास। और सबसे मजे की बात ये कि इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है। आप सोच रहे होंगे कि जैन भाई अब बताएंगे कि इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 95 लाख रुपए। नहीं भाई, इसकी 95 लाख आस्किंग नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैन भाई कहेंगे कि चलो कुछ और डिस्काउंट देते हैं तो 90 लाख की कर लेते हैं या 92 की कर लेते हैं या 91 की कर लेते हैं। इसकी आस्किंग प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 75,50,000 रुपीज। और यकीन माने कि आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे आप इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। अच्छा, इंटरनेशनली इस कोरोला के अंदर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप भी आता है। अब ये जो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है इसके अंदर मैकेनिकल ड्राइव शाफ्ट यूज नहीं की जाती। इसके अंदर टोयोटा ने बड़े स्मार्ट तरीके से 4 व्हील को रन किया है। पीछे वाले व्हील्स को पावर देने के लिए अलग से इलेक्ट्रिक मोटर बैक साइड पर प्लेस की जाती है, जिसकी वजह से जब भी पिछले टायर्स की पावर चाहिए होती है, क्योंकि इनका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम स्मार्टली वर्क करता है, जब पिछले टायरों को पावर चाहिए होती है तब ही वो मूव करते हैं, अदरवाइज ये फ्रंट व्हील पर ही चल रही होती है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक मोटर से वो पावर आ रही होती है, बजाय इसके कि फ्रंट से एक पूरी ड्राइव शाफ्ट बैक साइड पर लेकर जाया जाए, जिससे स्पेस का भी लॉस होता है, मैकेनिकल एनर्जी का भी लॉस होता है, वेट भी बढ़ जाता है गाड़ी का। उन सारी चीजों को स्किप करके इसके अंदर एक बड़ा ही एडवांस किस्म का हाइब्रिड सिस्टम यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की ड्राइव बहुत ही अमेजिंग किस्म की होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि हर गाड़ी में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। इस गाड़ी की अगर बुरी चीजों की मैं बात करूं तो जो मेरा नॉलेज है, इंटरनेशनली बहुत सारे यूजर्स की एक कंप्लेन है कि जब हाई स्पीड पर आप इस गाड़ी को चलाते हैं, कैबिन के अंदर थोड़ी सी नॉइज गाड़ी की आपको आ सकती है। अच्छा, मेरे ख्याल से उसका रीजन गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, कई केसेस में टायर्स भी हो सकते हैं। टायर एक बहुत बड़ा रीजन होता है गाड़ी की रोड नॉइज अंदर आने का, क्योंकि इंटरनेशनली आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट किस्म के वेदर्स होते हैं और हर कंट्री में वेदर कंडीशन के मुताबिक टायर यूज किया जाता है। लेट्स से कि अगर आप इस गाड़ी को किसी ऐसे इलाके में ड्राइव कर रहे हैं जहां साल के 12 महीने बर्फबारी होती है, अब उस केस में आपको गाड़ी के साथ स्नो वाले टायर्स लगाने पड़ेंगे या ऑल पर्पस टायर लगाने पड़ेंगे। उन टायर्स की रोड नॉइज आम टायर्स की निस्बत बहुत ज्यादा होती है और गाड़ी के कैबिन में भी आपको फील होती है। हो सकता है कि उस केस में इस तरह की नॉइज आती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहां टोयोटा ने इसकी हर एक चीज की इंजीनियरिंग पर इतना ज्यादा फोकस किया है वहां रोड नॉइज पर फोकस ना किया हुआ हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव है, इस गाड़ी की जो ओवरऑल कैबिन की फील है, वो इतनी ज्यादा प्रीमियम है कि ये कॉम्पैक्ट गाड़ी तो लगती ही नहीं है। ये ऐसा लगता है कि कोई मिड साइज की लग्जरी कार हम चला रहे हैं। इसका कंफर्ट, इसकी क्वालिटी उन गाड़ियों के करीब तरीन है। तो इस वजह से मैंने ये आपको कहा कि साउंड वाली बात हो सकता है कि टायर्स की वजह से वो आपको फील होती हो। ये तो इस गाड़ी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कुछ बेसिक नॉलेज वाली बातें थी। अब हम आते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ और इस गाड़ी को जरा डिटेल में देखते हैं। तो फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो एक चीज तो आप नोटिस करेंगे कि यार ये तो करोला लगती ही नहीं है कहीं से भी, क्योंकि करोला की गाड़ियां जितनी भी थी वो फ्रंट साइड से बड़ी अगली दिखने वाली गाड़ियां होती थी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग उनको बहुत खूबसूरत भी समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि टोयोटा की गाड़ियां दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती। अगर आप उस तरफ वाली पार्टी में से हैं जो ये समझते हैं कि गाड़ियां खूबसूरत नहीं होती टोयोटा की, तो ये गाड़ी देखने के बाद आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही शार्प किस्म की लाइट्स आपको मिलती हैं। और यकीन माने इस गाड़ी को टोयोटा ने बेहद एरोडायनामिकली डिजाइन किया है। इसकी जो विंडस्क्रीन का स्लोप है, फिर इसके जो बॉनेट का स्लोप है, ये जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये गाड़ी सही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस है ना उसका शाहकार है। करोला का बैज आपको यहां पर मिल जाएगा, इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इधर आ जाएं तो रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको टोयोटा के आइकॉनिक मिलते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर के अंदर हैं। इसके टायर साइज की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर 215/55 का टायर यूज हुआ हुआ और इसके रिम्स का साइज 17 इंचेस है। यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, तो टोयोटा ने इस गाड़ी को ऐसे डिजाइन किया है कि जब भी कभी आप इस गाड़ी को ब्रेक करेंगे, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ब्रेक से आने वाली एनर्जी को ये वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करती है। क्योंकि जाहिर है बाहर से कोई भी सोर्स नहीं है इसको प्लग इन करके चार्ज करने का, तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास चार्जिंग की इस गाड़ी के अंदर। या तो इसका इंजन गाड़ी की बैटरी को चार्ज करेगा, या फिर इसकी जो रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी है उसमें ब्रेकिंग इस गाड़ी की बैटरी को चार्ज करेगी। इस गाड़ी का एक फायदा यह भी है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया है टोयोटा ने कि लो स्पीड वाली ड्राइविंग में, सिटी वाली ड्राइविंग में या पार्किंग में जब आप इस गाड़ी को बाहर निकाल रहे होते हैं तो इसका इंजन कंप्लीटली शट डाउन होता है। गाड़ी आपको पता भी नहीं चलता कि चल रही है, लेकिन असल में वो मूव करती है। इसी वजह से इन गाड़ियों के अंदर एक साउंड आपको दी जाती है जो कि कई सारे कंट्रीज के अंदर ये एक सेफ्टी चेक होता है जो कि गाड़ियों के अंदर दिया जाता है, ताकि
ताकि पेडेस्ट्रियंस को पता चल सके कि कोई गाड़ी चलती हुई आ रही है। अब आप सोचें कि ये कितनी ज्यादा साइलेंट होगी, चलते हुए कोई किसी किस्म की आवाज ये गाड़ी नहीं करती। साइड की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट का फीचर आता है, तो हर गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट और स्मार्ट एंट्री दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो इसमें आपको स्मार्ट एंट्री भी मिल जाता है। फिर उसके साथ यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इस गाड़ी को लुक्स को खूबसूरत बनाने के लिए आफ्टर मार्केट 2 टोन में कन्वर्ट किया हुआ है। इसका रूफ ब्लैक किया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरऑल काफी खूबसूरत लग रही है। बैक साइड पर आए तो सबसे पहले हम डिग्गी से स्टार्ट करते हैं और यहाँ आप देखेंगे जब मैं इसका ये हुड उठाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर स्पेयर रिम भी आपको दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि यार इसको इन्होंने मैनेज कैसे किया है। हालांकि हाइब्रिड गाड़ियों में तो डिग्गी में बैटरी होती है, स्पेयर रिम की तो जगह ही नहीं होती, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए ये जो टोयोटा का नया TGNA प्लेटफॉर्म है, ये सारा उसका चक्कर है। उसकी वजह से इसकी जो बैटरीज हैं वो गाड़ी के अंदर फ्लोर पर माउंटेड हैं, जिसकी वजह से बूट स्पेस जो है वो आपको उतनी ही मिलती है जितनी इस साइज की आर्म सेडान के अंदर होनी चाहिए। और हमारे पास स्पेयर रिम भी मौजूद है। ओवरऑल आप इसकी कंडीशन भी देख लीजिए, ये काफी अच्छी है। यहाँ पर इंसुलेशन शीट भी हमारे पास लगी हुई है। इसे हम क्लोज करते हैं। रजिस्ट्रेशन सिंध की है इस गाड़ी की। रियर साइड पर आपके पास खूबसूरत लाइट्स मौजूद हैं। स्पॉइलर आपके पास डक टेल वाला दिया हुआ होता है और बैक पर आपके पास कैमरा और पार्किंग सेंसर्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर लेती है। लेकिन बात यह है कि इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा दिखता है। आए जरा आपको इंटीरियर चेक कराते हैं। तो आप जब इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे ये चीज नोटिस करेंगे कि ये तो पूरा मल्टी लेयर्स में डिजाइन हुआ है और मल्टी लेयर्स में डिजाइन होने के साथ साथ ये ओवरऑल ब्लैक कलर में है, जो कि गाड़ी को काफी ज्यादा स्पोर्टियर फील देता है। अच्छा जी, ये सीट थोड़ी आगे हुई हुई है तो इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर ठीक है। अब मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह, तो देखते हैं हाइट एडजस्टमेंट है या नहीं है। ये बैक एडजस्टमेंट, पैसेंजर के लिए हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ड्राइवर के लिए हम चेक करेंगे आगे जाकर। अब मेरी हाइट 5'8" है और आप देखें मेरे सर में और इसके रूफ में तकरीबन 4 इंच का गैप है, तो मैं अंदर काफी कंफर्टेबल और काफी खुला डुला बैठा हुआ हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं अगर पैसेंजर के फीचर्स की बात करूँ तो मेरे सामने एक सॉफ्ट मटेरियल में लेदर टाइप का डैशबोर्ड है, जो कि प्रीमियम फील होता है। मेरे पास मेरा अपना एसी वेंट यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 एसी वेंट्स हैं, तो मेरे लिए कोई भी सफोकेशन का मसला नहीं होगा। फिर उसके साथ साथ जो मेरी साइड पर क्वार्टर विंडो है उसमें भी यहाँ पर वेंट दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी की बात करूँ तो मेरे पास एयर बैग्स यहाँ पर मौजूद हैं, पिलर पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए तो ये ऑप्शन है, आर्मरेस्ट यहाँ पर आप रखेंगे, लेकिन ये आपको डिवाइड करनी पड़ेगी ड्राइवर के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। बहरहाल यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है। सीट क्योंकि इनमें इस गाड़ी में लेदर वाली हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल हैं। मिड वाला सेक्शन सारा फैब्रिक में है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग अच्छी होगी और स्वेटिंग का मसला नहीं होगा। बाकी सीट्स इसकी लेदर में है और इसकी जो सीट्स हैं इनके ऊपर भी एयर बैग्स आपको दिए जाते हैं, तो उस मामले में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अब ड्राइवर साइड पर आते हैं, आप यहाँ से आएँ और ड्राइवर वाले फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। यार आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, आपने तो मेरी बात मान भी ली और आप वहाँ से आ गए। चलें, ये भी अच्छी बात है। इस सीट में तो हाइट एडजस्टमेंट नहीं थी, ड्राइवर की हम चेक करते हैं। ड्राइवर वाली सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट आपको दी जाती है, तो आप इसको अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जो मैक्सिमम इसकी हाइट है वहां पर इसे रख लिया है और उसके बावजूद आप देखें तो मेरा सर रूफ को नहीं टकरा रहा। तकरीबन अभी भी 3 से 4 इंचेस का गैप बाकी है। ड्राइवर के लिए क्या क्या ऑप्शन इस गाड़ी में आपको दी जाती हैं वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। आ जाएं। सो जी, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास लेदर स्टीयरिंग व्हील है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपके पास क्रूज़ की ऑप्शंस मौजूद हैं। एडॉप्टिव क्रूज़ है जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग भी है, ऑटो ब्रेकिंग भी है, फिर आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी हैं। और यहाँ पर आपके पास ये कंट्रोल्स किसके हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। हॉर्न अगर आप इस गाड़ी का बजाएंगे तो ये कुछ ऐसे बजेगा। हॉर्न बहुत मज़े का है इसका। यहाँ देखें तो आपके पास हेडलाइट्स के एडजस्टमेंट है, ओके। इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। इस तरफ आपके पास इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा, तो मैं इसको इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर DVR कैमरा इंस्टॉल्ड है गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर, जो कि स्टार्ट करने पर बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फुल डिजिटल स्क्रीन है जो कि कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगी। अब आप देखें कि गाड़ी स्टार्ट है लेकिन कोई इंजन नहीं चला। क्लाइमेट ऑन हो चुका है, AC चल चुका है। क्योंकि इसके अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस वो खुद ही बाहर से टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा और AC को ऑन कर देगा। अच्छा, ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील की ग्रिप काफ़ी मज़ेदार है, ये एडजस्ट भी हो जाता है, तो आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। यस, ये ऑप्शन भी मौजूद है। मज़ीद हमारे पास यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपके पास ड्राइविंग मोड्स का बटन आपको दिया जाता है। तो आपके पास कितने मोड्स हैं ये हम चेक करते हैं। इको है, स्पोर्ट है, नॉर्मल है। ठीक है, 3 ड्राइविंग मोड्स हैं।
इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और ईवी मोड के लिए आपके पास अलग बटन मौजूद है। गियर नॉब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, स्क्रीन मौजूद है। इस मिरर में अनफॉर्चुनेटली ऑटो डिमिंग नहीं दी गई। ऊपर हमारे पास लाइट्स हैं जो कि हैलोजन बल्ब्स में आपको मिलती हैं। ये सारी ऑप्शंस यहाँ फ्रंट साइड पर हैं। 72,000 किलोमीटर एग्जैक्ट मीटर के ऊपर ये गाड़ी चली हुई है। और अब हम आते हैं पिछले पैसेंजर्स की सीट की जो स्पेस है उसको चेक करते हैं। ड्राइवर सीट मैंने कुछ ज्यादा ही पीछे की हुई है, ठीक है, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा पीछे की हुई है, जैसे मैं यूज करता हूँ नॉर्मली। अब हम देखते हैं कि इतना पीछे करने के बावजूद रियर पैसेंजर क्या कंडीशन होगी। मेरी हाइट 5'8" है और यहाँ पर बैठकर मैं अपने नीज को फ्रीली मूव कर सकता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट अच्छी है, मजे की। हेड स्पेस अगेन जितनी फ्रंट पर थी उतनी ही है, तकरीबन 4 इंचेस का गैप है मेरे सर में। बाहर निकलते हुए एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है कि आप जब निकलेंगे तो सर आपका शायद यहाँ पर टकराए, तो आपको थोड़ा सा यूं करके इसमें से निकलना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा इसमें मसला आपके लिए हो सकता है, क्योंकि स्लोपिंग रूफ लाइन है तो उस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ से होकर ऐसे निकलना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप निकलेंगे तो फिर सर टकरा सकता है। ओवरऑल हमारे पास अच्छी स्पेस है, 3 बंदे बैक साइड पर आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि फ्लैट फ्लोर है, हम्प वगैरह कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा शायद आपको ये गाड़ी क्लस्ट्रोफोबिक लगे क्योंकि यहाँ से जो इसकी फ्रंट पैसेंजर की हेडरेस्ट का डिजाइन है, अगर इसको नीचे कर दिया जाए लेट्स से यहाँ पर, ये पूरा व्यू ब्लॉक करती है, तो शायद आपको फ्रंट वाली साइड से थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक ये गाड़ी लगे। लेकिन क्योंकि बड़ी विंडोज हमारे पास हैं, क्वार्टर पैनल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, व्यू बिल्कुल क्लियर है, तो साइड से आपके पास अच्छा व्यू बन जाता है। और चीज हम देखते हैं कि इसकी बैक सीट्स फोल्डेबल होती हैं या नहीं। यस, इसकी सीट्स भी फोल्डेबल हैं, तो आप यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए डिग्गी में यहीं से एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी ग्रैंडे के अंदर आपको ये फीचर मिलता है, इसके अंदर भी ये फीचर है। फिर आर्म रेस्ट हमारे पास बड़े साइज की है, तो आप कंफर्टेबल होकर रियर साइड पर इजी होकर बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपके लिए इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर ये पर्टिकुलर व्हीकल आप खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर कॉल करें। ये लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, जैसा कि अब ये 75,50,000 रुपए की गाड़ी है। 75 लाख रुपए में जापानी गाड़ी हाइब्रिड, वो भी इस मॉडल की, कभी भी नहीं मिलती। लास्ट जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था तो मेरे ख्याल से 90 से 95 लाख रुपए इस गाड़ी की प्राइस थी। अब अगर आप इसकी प्राइस देखें, जो कि मेरे ख्याल से मार्केट से अभी भी 10 लाख रुपए कम है, क्योंकि अभी भी ये गाड़ी 85 से 90 लाख रुपए के आसपास मार्केट में मौजूद है। तो अगर आप लो बजट के अंदर रहते हुए एक अच्छी डिसेंट किस्म की हाइब्रिड गाड़ी एंजॉय करना चाहते हैं और टोयोटा का प्रोडक्ट हो, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर इस गाड़ी के लिए कॉल करके मजीद इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।